अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल सवाल एक क्लास में शुरू किया था और होमवर्क कौन सा दिया था? वही वाला, बहुत अच्छे बच्चों को दिया था ना। सवाल याद तो होगा नहीं, भूल भाल गए होंगे। सवाल जल्दी से दोबारा पढ़ लें। ए और बी मैंने सॉल्व कर दिया था। सवाल पढ़ लीजिए दोबारा, मैं उसकी एक समरी दोबारा बता देता हूं और फिर सी और डी करता हूं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 था ऑटम 21 का। क्या हो गया? क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, बयान तो खैर बहुत लंबी चीज़ है। मैंने जो ठीक है इंशाल्लाह, उसमें भी टाइम निकल गया यार। बार एक बच्चा मशवरा कर रहा था, वो टाइम जो मैंने वहाँ पर टाइम बताना था वो टाइम निकल गया। चलें कोशिश करता हूँ। मुझे देखे जा रहे हैं सवाल का है, दोबारा पढ़ लें। सारा पढ़ लिया, दोबारा कर भी लिया, कोई मसला नहीं। जबरदस्त। सवाल की एक समरी दोबारा बता देता हूं, जिन्होंने कल कोशिश की थी और कच्चे कच्ची बात रहेगी, दोबारा बताता हूं। इसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं और चारों प्रोडक्ट्स के लिए फॉर द ईयर इन्फॉर्मेशन में उनके ईयर एंड के यूनिट्स बताए हैं और उसके अलावा कॉस्ट, सेल प्राइस, ये सब बताया हुआ है। और अगर इस सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वायरमेंट 2 है वो होती, रिक्वायरमेंट 2 क्या है? रिक्वायरमेंट 2 वैल्यू, तो फिर ये एक नॉर्मल जैसे पहले सवाल कर रहे थे वैसे होता कि चारों प्रोडक्ट्स की हम लोग कॉस्ट और एनआरवी निकालते और जो डिफेक्टिव और नॉर्मल हैं उनको अलग अलग कंपेयर करते और फिर उनकी वैल्यू लोअर लेके तो फिर सवाल का सोल्यूशन बन जाता। तो इसमें रिक्वायरमेंट 2 में बेशक यही काम दोबारा करना है, लेकिन इसके 3 नंबर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये सारी मेहनत जो इसके लिए होनी थी वो पार्ट 1 में हो गई। इसलिए आप समझिए कि 13 नंबर का सवाल वैल्यूएशन का सवाल है। तो फिर हम इन सब की वैल्यूएशन करते। मैंने आपको जो एंट्रीज बताई हुई हैं, एंट्रीज फिनिश गुड्स की, उनमें लास्ट एंट्री के अलावा बाकी सारी ट्रांजैक्शंस फॉर द पीरियड हैं। पूरे साल या पूरे महीने में जब जब चीजें खरीद रहे होंगे वो एंट्री मैंने बता दी, जब जब बेच रहे होंगे, जब जब वापस आ रही होंगी, जब जब चोर लेके जा रहा होगा, तो ये सारी एंट्री जो थी सारी फॉर द पीरियड करने वाली थी। एंड के ऊपर एडजस्टमेंट करने वाली एक ही एंट्री थी, वो एनआरवी राइट डाउन था। और उसका भी कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे बुक्स में चूंकि डेबिट क्रेडिट के बाद जो रिकॉर्ड में फिगर मौजूद है वो कॉस्ट है। अगर कॉस्ट किसी आइटम की 100 है और एनआरवी इसकी 120 है तो बस ये ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर एनआरवी 90 है तो फिर एक और एंट्री करनी पड़ेगी 90 से 10 से। ये एनआरवी एडजस्टमेंट है। ये रिक्वायरमेंट पॉइंट 1 की थी, प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट्स दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर करेक्ट वैल्यूएशन। यानी एनआरवी राइट डाउन 10 रुपए वाली एंट्री पूछी थी आपसे, और एक उसमें इजाफा था कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन का पहला बुलेट पॉइंट है वो एक एरर बताया हुआ है।
तो उसको ठीक करना था। तो ये दो काम पूछे थे, एक एनआरवी राइट डाउन की एडजस्टमेंट पूछी थी और एक ये एरर ठीक करने को कहा था। इसको उन्होंने फिर एंट्रीज की शक्ल में पूछ लिया, वरना मेहनत सारी वही हुई है सवाल में जो वैल्यू निकालने के लिए होती है। ये सवाल के ढांचा मैंने दोबारा बता दिया आपको। प्रोडक्ट ए और बी का मैंने बोर्ड पे कर लिया था, तो वो आप अपने रजिस्टर पे नजरें रखिएगा, आवाज मेरी सुनिएगा। एक रीकैप देता हूं। प्रोडक्ट ए में हमने ये किया कि क्लोजिंग यूनिट्स, नोट बी पूरा कर लिया था ना, प्रोडक्ट बी पूरा मैंने बोर्ड पे कर दिया था। प्रोडक्ट ए बता रहा हूं पहले। यूनिट्स दो हिस्सों में तोड़े, क्योंकि 15,000 थे टोटल, जिनमें से 2400 डिफेक्टिव थे, तो बाकी नॉर्मल वाले फिर 12,600 थे। यूनिट्स का हिसाब हो गया। फिर कॉस्ट पर यूनिट लिखी जो कि 800 रुपए गिवन है। फिर एनआरवी कैलकुलेट की। एनआरवी नॉर्मल और डिफेक्टिव दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट की। पहले नॉर्मल की बात करता हूं। नॉर्मल के लिए हमें सेलिंग प्राइस चाहिए होती है फ्यूचर, उसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो जो अभी है फिर वही होगी। तो प्रोडक्ट ए की जो अभी वाली थी उसी को यूज कर लिया, लेकिन वो जो 1144 थी उसमें 10% सेल्स टैक्स इंक्लूडेड था। अच्छा, मेरे ख्याल में मैंने शायद इस सेक्शन में ही बात नहीं की थी, दूसरे सेक्शन में की थी, तो मुझे लगा यहाँ भी बता दूं। अगर प्राइस है 100 और उस पर हम सेल्स टैक्स गवर्नमेंट के नाम पे 10 रुपए ले रहे हैं और कस्टमर से हम 110 कलेक्ट कर रहे हैं, तो सेल्स कितनी है? वो इसलिए क्योंकि कैश डेबिट 110, सेल्स क्रेडिट 100, सेल्स टैक्स पेएबल 10। क्योंकि ये हमने कलेक्ट तो कर लिया, अब आगे गवर्नमेंट को देना है, तो वो एक अलहदा से हमारी लायबिलिटी बनेगी। सेल्स में 100 आएगा, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सेल प्राइस हमने ये नहीं ये लेंगे। तो वो जो 1144 थी वो 110 थी, तो उसको 100 बनाया और कॉस्ट टू सेल दी हुई है, तो नॉर्मल की एनआरवी आ गई 960। डिफेक्टिव के लिए बेचने के दो रास्ते थे, और जिनको दो रास्ते समझ नहीं आए तो उनको फिर बताता हूं। दूसरे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है डिफेक्टिव यूनिट्स बेचे जा सकते हैं सेल प्राइस के 60% पे, एक ये बात लिखी हुई है। लेकिन ऊपर टेबल के अंदर डिफेक्टिव यूनिट्स की रीवर्क कॉस्ट बताई हुई है। तो रीवर्क कॉस्ट क्यों बताई हुई है? इसका मतलब रीवर्क करके भी बेचा जा सकता है। तो जब वो सेकंड बुलेट पॉइंट में कह रहा है विदाउट इनकरिंग रीवर्क, तो इसका मतलब है विदाउट इनकरिंग रीवर्क भी एक बेचने का रास्ता हुआ और फिर रीवर्क करके भी एक बेचने का रास्ता हुआ। तो इसमें दो रास्ते थे बेचने के, दोनों पे एनआरवी कैलकुलेट की। जिनमें से एनआरवी ज्यादा निकली उसको हमने एनआरवी लिया था, जो कि 700 निकली थी, 700 निकली थी। और फिर फाइनली जो नॉर्मल यूनिट्स थे उनकी कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर किया तो कॉस्ट लोअर निकली। जो डिफेक्टिव यूनिट्स थे उनकी एनआरवी और कॉस्ट को कंपेयर किया तो एनआरवी लोअर निकली। और अगर वो राइट डाउन की अमाउंट नहीं समझ आई तो मैं एंट्री करते हुए दोबारा बता दूंगा। अभी ये प्रोडक्ट ए था। प्रोडक्ट ए से रिलेटेड कोई सवाल है तो बताएं। प्रोडक्ट बी, इसमें भी ऐसे ही यूनिट्स टोटल 25,000 थे, जिसमें से 4,000 डिफेक्टिव थे, 21,000 फिर सही वाले थे। उन यूनिट्स को अलग अलग किया। कॉस्ट पर यूनिट 700 रुपये दी हुई थी। फिर एनआरबी के लिए सेम, नॉर्मल के लिए अलहदा, डिफेक्टिव के लिए अलहदा। नॉर्मल के लिए फ्यूचर प्राइस चूंकि लेनी थी तो थर्ड बुलेट पॉइंट में बताया हुआ है कि हमें अपनी प्राइस 15% डाउन करनी पड़ेगी। तो जो 990 थी पहले इसको 100 किया, फिर उसको डिस्काउंट कर दिया, ये आ गई फ्यूचर की सेलिंग प्राइस। कॉस्ट टू सेल दी हुई थी तो बी के नॉर्मल यूनिट्स की एनआरवी निकल आई। डिफेक्टिव यूनिट्स में जो अंग्रेजी लिखी है वो अंग्रेजी दोबारा बताता हूँ। डिफेक्टिव यूनिट्स के बारे में लिखा हुआ है डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 60% ऑफ द करंट रिटेल प्राइस। अब इससे एक मतलब तो ये निकल सकता है कि ये 900 का ही 60% होगा, लेकिन इसमें कॉमन सेंस ये भी लग सकती है कि अब जब नॉर्मल प्राइस ने ही गिर जाना है तो फिर डिफेक्टिव उतनी तो नहीं रह सकती ना, फिर डिफेक्टिव भी कम ही होगी क्योंकि नॉर्मल प्राइस ने ही कम हो जाना है। तो इसीलिए फिर जो हमने 60% लिया वो 900 की बजाय 765 का लिया था, क्योंकि पहले प्राइस होती थी 900 तो खराब चीजें बिकती थी 540 की। 540 नहीं कैलकुलेट किया था कि वैसे बता रहा हूं। जब प्राइस 900 रुपए हुआ करती थी तो खराब वाली इतने की बिक जाया करती थी। अब अगर ये यहां तक पहुंच जाएगी तो फिर ये अभी भी इतनी ही रहनी चाहिए नहीं, तो इसलिए इसका 60% लिया था फिर। और ये बन गया था 459। तो एक हल था कि 459 का बेच दें और दूसरा हल था कि उसको रिपेयर करके बेचें, तो उसमें से ये बेहतर थी तो ये एनआरवी। तो जो नॉर्मल यूनिट्स हैं उनकी एनआरवी और कॉस्ट में से भी एनआरवी लोअर थी, और जो डिफेक्टिव थे उनकी भी कॉस्ट और एनआरवी में से एनआरवी लोअर थी। ये ए और बी में किया था। प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी,
जिन्होंने ट्राई की है शाबाश, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको ज़रूर उसका अजर देगा और आपको उसका ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर। और जिन्होंने कोशिश नहीं की, प्रोडक्ट सी के यूनिट्स डिफेक्टिव नहीं है तो इनके हैं ही सारे नॉर्मल। कितने? 5000। कॉस्ट पर यूनिट एनआरवी के लिए चूंकि डिफेक्टिव है ही नहीं तो बस फिर एक ही एनआरवी निकलनी है। सेल प्राइस जो ऊपर टेबल में दी हुई है वो कितनी है? 1320। ये 110 है, इसको 100 बना दिया और इस पे भी हमें डिस्काउंट देना है? नहीं, 1200। कॉस्ट टू सेल 100। तो जो सी प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक है, ए और बी में डिफेक्टिव यूनिट थे, वो ज़्यादा मेहनत थी, सी और डी तो आसान सी बात है। तो सी है जी, अच्छा हाँ सॉरी जी, एक पॉइंट मिस हो गया। हाँ हाँ सही है, सही है। इसमें जो बुलेट पॉइंट 1 लिखा हुआ है ये बताता हूँ। वो मैं वैल्यू की वर्किंग में बताता हूँ। पॉइंट 1 बता रहा हूँ। फिजिकल इन्वेंट्री में हमें पता चला कि 900 यूनिट्स हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जितने होने चाहिए थे उससे 900 कम है। पता ये चला कि जब हमने यूनिट्स बेचे थे तो बेचे 5600 थे, लेकिन उनको रिकॉर्ड करते हुए, रिकॉर्ड हाँ ये ना अभी वो लाइट ब्लैक हो जाती है। अब ठीक है, समझ आ गया गुरु मेरी क्या बता रहा था। हाँ, प्रोडक्ट सी के जो यूनिट्स हैं वो बेचे असल में 5600 थे, जबकि लिखने वाले ने उनको 65 लिख लिया। अच्छा, इस गलती का ये जो एरर हुआ है इसका इम्पैक्ट इस पे कहाँ है? क्यों यूनिट्स पे क्यों? तो ये जो 5000 हैं ये सही हैं या ये गलत है? तो ये जो प्रोडक्ट सी के 5000 यूनिट्स ऊपर टेबल में दिए हुए हैं, ये गलत वाले हैं या सही वाले हैं? कैसे पता है गलत वाले हैं? ये कैसे पता है रिकॉर्ड से निकले? मेरा सवाल ये है कि जो ऊपर टेबल के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स लिखे हुए हैं, ये कैसे पता कि ये रिकॉर्ड से लिए हुए हैं या फिजिकली गिने हुए हैं? हाँ, आपकी बात सही है, आप तो पॉइंट 1 समझा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जो ऊपर टेबल में दिए हुए हैं 5000, ये कैसे पता कि ये फिजिकल गिने थे तो ये 5000 हैं या ये बस हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 5000? हाँ, मैं इसको ज़्यादा इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ, हो सकता है ये स्टूडेंट ने सोचा भी ना हो, ठीक है, जिसने नहीं सोचा होगा वो बस थ्रू हो गया होगा, क्योंकि जिस तरह का डाटा है, जिसने इतनी गहराई नहीं भी सोची होगी वो निकल गया होगा। मैं इसलिए इतनी गहराई बता रहा हूँ कि शायद किसी ने सोचा हो या शायद अब कोई सोच ले। ये जो 5000 लिखे हुए हैं यूनिट्स ऊपर टेबल के अंदर, अगर ये फिजिकली गिनने के बाद 5000 लिखे होते तो फिर ये सही होते, लेकिन जिस तरह का डाटा टेबुलर शक्ल में दिया हुआ है और जो ऊपर लिखा हुआ है द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स इन्वेंट्री ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर द ईयर एंडेड एज फॉलोज, तो उससे ज्यादा चांस ये है कि ये है जो रिकॉर्ड से लिया हुआ डाटा। और फिर जिस तरह बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, और ये एडिशन इंफॉर्मेशन है, ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अ डिस्क्रिपेंसी वाज ऑब्जर्व्ड, तो इस डाटा से ये हिंट मिल रहा है, ये पक्का नहीं पता चल रहा है, इससे ये कंफर्म नहीं है कि वो ऊपर वाले 5000 गलत हैं,
अगर वो फिजिकली गिनने के बाद लिखे होते तो फिर वो सही वाले होते। तो इसलिए ज्यादा चांस इसी बात का है। और इस तरह के मसाइल जब पेपर में आए और जिसको क्लिक कर जाएं, ये बात तो किसी को क्लिक भी शायद ना की हो, अगर किसी को क्लिक कर जाए तो आप जो समझ रहे हैं ना उसका नोट लिख दीजिएगा। जैसे मैं अगर इसको सॉल्व करता और मेरे ध्यान में दोनों सवाल आ रहे हैं तो मैं नोट लिखता कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो ऊपर टेबल वाली फिगर है वो रिकॉर्ड वाली फिगर है, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने दूसरी बात सोच के सोल्यूशन बनाया होता, आपके इस नोट की वजह से वो सोचने में मजबूर होता कि अच्छा ये मतलब भी निकल रहा है इसका। फिर, और ये मैं आपको ऑफिशियल वर्डिंग बता रहा हूँ आईकैप की, कि फिर वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं, पूरी टीम होती है, और इस डिस्कशन के बाद अगर ये कंक्लूजन निकले कि हाँ ये मतलब ही बनता है, तो फिर सब के सोल्यूशन, सब नहीं मतलब जिन्होंने भी उन अल्टरनेटिव्स पे किया होता है सबको ठीक माना जाता है। तो इसलिए जहां भी सवाल में कोई भी जरा से भी एम्बिग्युइटी नजर आए तो जो आप उससे अज्यूम कर रहे हैं वो नोट लिखिएगा और उसकी रीजन भी बताइएगा। सिर्फ ये नहीं कहना कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, हुआ जो तो आप कहेंगे मैं इसलिए ये अज्यूम कर रहा हूं। अब आप ये कहेंगे कि जो ऊपर टेबल में डाटा है हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो रिकॉर्ड्स का डाटा है, इसलिए वो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स गलत है। ये नोट लिखना चाहिए। अब जब यूनिट्स गलत हैं तो इसका मतलब ये फिर 5000 नहीं है। सही वाले बताता हूं क्या है, जबानी भी समझा देता हूं और फिगर लेके भी बता देता हूं। पहले जबानी समझाता हूं जो जबानी पिक कर जाए। हमने सेल्स लिखते हुए ज्यादा सेल्स लिख ली तो उससे क्लोजिंग कम हो गया होगा। सही क्लोजिंग के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर इसको जबानी पिक करते हैं तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, हो गया। और अगर इस तरह की चीज ना समझ पा रहे हो ना तो आई एडवाइस कि आप जबानी कम हो गया, बढ़ गया, जिन्होंने FAR 1 मुझसे पढ़ी थी, मैं रेशोज में एक टेक्निक सिखाई थी आपको कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या रिलेशन पड़ रहा है, तो आप फिगर्स अज्यूम करके काम चला लें। जैसे मैं ऐसी फिगर्स ले लेता हूं कि ओपनिंग स्टॉक 4000 था, ये ऐसी खुद ही फिगर्स बना रहा हूं, 20000 था, सेल 19000 थी, तो क्लोजिंग बच गया 5। अब जो सेल्स है ये असल में 59 थी, हमने 6500 लिख ली। असल में 59 बेचे थे, हमने 6500 लिख दिए, ज्यादा लिख दिए ना। तो अब सही करना है तो सही सेल लिख लेते हैं, कितनी, 900 ज्यादा लिख दिए ये। अच्छा, अभी तो आपको लगेगा कि यार आसानी से तो कर दिया था, तो लंबे चक्कर में पड़ गए। ये ना पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है कि बढ़ना है कि कम होना है। ये बातों का बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है कि जो 900 यूनिट्स अब हम ठीक करेंगे तो स्टॉक 5000 से 900 बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा। तो इस शक से बचने के लिए बता रहा हूं कि आप कोई सा डाटा ले लें और उसमें चेंज करके देख लें क्या फर्क पड़ रहा है। ये गलत डाटा है, अगर सेल्स को ठीक करना है तो कम करेंगे तो उससे स्टॉक बढ़ जाएगा। अगर किसी को ये लग रहा है कि ये तो सर ने बड़ा सोच के 5000 बनाया था, ना बनाया 5000, 2000, 10,000, 7,000, बताएं क्या करूं। एम खुद से फिगर बनी, क्या बनना है क्लोजिंग, अरे तो फिर इत्तेफाक से 5 चल ऐसी कुछ से कोई फिगर ले ली। देखना सिर्फ इतना है कि अब सेल को चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या स्टॉक बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, सिर्फ ये चीज देखनी है। तो अगर ये प्लस करना है कि माइनस करना है, ये ना क्लिक कर रहा हो तो उसके लिए एडवाइस ये है कि बेशक टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन आप फिगर्स बना के रिलेशन देख सकते हैं, उससे फिर पता चल जाता है कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो सही स्टॉक फिर 5000 नहीं है, 5900। ये प्रोडक्ट सी था। वैसे तो परपेचुअल ही है, जी जी। अगर पीरियोडिक होता ना, पीरियोडिक, तो फिर ये पहला बुलेट पॉइंट करना ही नहीं बनता था। फिर डिस्क्रिपेंसी किससे आनी थी, जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं लिखा हुआ तो बस जो पड़ा हुआ है वही है, फिर डिस्क्रिपेंसी किस बात की आनी थी। तो इसलिए परपेचुअल होना था तो ये पॉइंट आया है, पीरियोडिक में आने नहीं था पॉइंट। और वो वैल्यू का पार्ट मैंने यहाँ चलाया हुआ था, ए और बी लिख दिए थे, रिक्वायरमेंट 2, ए लिख लिया हुआ था, नॉर्मल में क्या लिखा हुआ था, एंड आंसर 100, और डिफेक्टिव में लिखा हुआ था 168000, बी में लिखा हुआ था नॉर्मल में 14490।
और डिफेक्टिव में लिखा हुआ था 18 और सी आ जाएगा 5900 यूनिट्स 5900 यूनिट्स 5900 यूनिट्स लोअर ऑफ कॉस्ट एनर्जी 900 5310 ये हो गए ABC। ये नोटेड। प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट डी के यूनिट्स नॉर्मल ही हैं, कितने 8000। कॉस्ट पर यूनिट 1275। NRV सेल प्राइस टेबल में कितनी है 1980। पहले तो उसको 100 बना लेते हैं, फिर इस पर डिस्काउंट दे देते हैं 20 1। कॉस्ट टू सेल 110। तो डी की वैल्यू बन जाएगी 8000 यूनिट्स 1275 वाले, 8000 यूनिट्स 1275 वाले 10। ये रिक्वायरमेंट 2 है, ठीक। टोटल स्टॉक डबल एंट्री समझाता हूँ। अच्छा, अपने नॉलेज अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ, ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया तो वो बच्चे ख़ास तौर पे जो अभी आए हैं AFC करके, जिन्होंने FA-1 अकाउंटिंग पढ़नी शुरू की है, ये चैप्टर तो समझ आया जो ऊपर से गया? नहीं, आप तो पुराने लोग हैं, मैं FA-FC वालों की बात कर रहा हूँ जो AFC करके आए हैं और अभी उन्होंने अकाउंटिंग शुरू ही की थी, हैं 60% समझ आया? बस बहुत 50 चाहिए होते हैं पास करने के लिए, बहुत। नहीं, फिर इन बच्चों को ना फिर ये इसकी खुद से फिर रिवीजन भी बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि तफसील से तो ऑलरेडी बहुत तफसील से ही कराया है, लेकिन पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है, सिर्फ यही नहीं करना है। तो इसलिए आपने इसको फिर खुद बार बार रिवाइज करना है। और ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं पहले भी कह चुका, आपको जब कोई चीज़ समझ नहीं आया हो ना, तो आप उस लेक्चर को फिर चला लिया करें, बजाय इसके कि आप ग्रुप में मैसेज करें कोई भैया समझा दे। भाई जब इस भाई ने समझाया है आप लेक्चर दोबारा सुन लें, तो ग्रुप में मैसेज कर दे कोई समझा दे तो वो मैसेज में लिख के समझा देंगे, आप लेक्चर दोबारा प्ले किया करें। तो इसको लेक्चर को ये ना किया करें कि अल्लाह करके तो खत्म हुआ आप दोबारा प्ले करें। तो आप सीखने के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप लेक्चर दोबारा प्ले किया करें, और दोबारा सुनने से बेहतरी होती है। अब या तो वो उसी अटेम्प्ट में ही लेक्चर दोबारा सुन लें या अगली अटेम्प्ट में दोबारा सुन लें, वो फिर आपका डिसीजन है। लेकिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बेटा ये बहुत फ़ायदे वाली बात है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है दोबारा सुनने की, तो आप दोबारा प्ले कर लिया करें। और जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं
ठीक है, अगर 60% भी समझ आ गया तो अच्छी बात है, बुरा रिजल्ट नहीं है। आप लोग इस चैप्टर को खुद से रिवाइज करें और करें। अभी अगला चैप्टर तो मैं शुरू कर दूंगा अगली क्लास से, लेकिन ये आपने खुद करना है रिवाइज। एंट्री समझा रहा हूं। प्रोडक्ट ए और बी का राइट डाउन मैंने कल सॉल्व किया था, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूं। प्रोडक्ट ए की बात करते हैं। प्रोडक्ट ए के नॉर्मल यूनिट्स की कॉस्ट और एनआरवी में से क्या लोअर है? प्रोडक्ट ए कॉस्ट, तो उसमें कोई एनआरवी एडजस्टमेंट करनी है? नहीं करनी है। डिफेक्टिव वाले यूनिट्स में कॉस्ट कितनी थी? 800। एनआरवी तो हमें 100 रुपए करना है राइट डाउन। राइट डाउन की एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। और चूंकि प्रोडक्ट्स अलग अलग है ना, तो आप ये बात कह दें, जब प्रोडक्ट्स अलग हैं तो उनकी इन्वेंट्री यकीनन अलग अलग ही रखी होगी। तो ये मैं आपको ए इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिगर कैसे निकालें? खराब यूनिट्स कितने थे और इस पे हमने 100 रुपए को डाउन करना है। ये हो गई ए की एनआरवी एडजस्टमेंट। बी के नॉर्मल पे भी एडजस्टमेंट थी और डिफेक्टिव पे भी एडजस्टमेंट थी। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बी, ये क्रेडिट कितनी? नॉर्मल यूनिट्स कितने हैं? 21,000। और नॉर्मल की कॉस्ट कितनी थी? बी पे आ गया हूं मैं, बी पे 700। नॉर्मल की एनआरवी कितनी थी? तो 10 रुपए उनके ऊपर है डाउन। यूनिट्स कितने बोले? और जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं इनकी कॉस्ट 700 है, एनआरवी 459 है। कितना डाउन करना है? 241 ना जी, 11 ये ए और बी की एनआरवी एडजस्टमेंट है और सी और डी दोनों की कॉस्ट ही लोअर थी। अभी आ रहा हूं। एनआरवी एडजस्टमेंट बताइए मैंने। कोई बात नहीं, ए और बी अलग करते हैं, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये हो गई एनआरवी एडजस्टमेंट की एंट्री। इसके अलावा सवाल की रिक्वायरमेंट में कहा था प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी एडजस्टमेंट्स, तो उन एडजस्टमेंट्स में एक एरर को ठीक करने की भी एडजस्टमेंट है। एरर क्या है? एरर ये है कि जब सेल्स रिकॉर्ड की थी तो वो ज्यादा रिकॉर्ड कर रही थी। इसका मतलब है जो सेल्स रिकॉर्ड करने की एंट्री थी वो ज्यादा अमाउंट से कर दी। ठीक करना है तो रिवर्स कर देते हैं। सेल्स की एंट्री होती है एक तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, वो तो हम कर नहीं सकते, डाटा नहीं है। दूसरी एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, वो ज्यादा से हो गई तो अब उसको पलट लेते हैं फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट सी और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। 900 यूनिट्स थे और एक यूनिट की कॉस्ट 900 थी। 810 ये है जी उस एरर की करेक्शन। ये ऑटम 21। पहले किया हुआ वो किया हुआ और जैसे पहले हमने प्रोडक्ट एक यहाँ से देखे तो पहले हमने जो डिफेक्टिव है उसको हमने एनआरवी 700 लिया हुआ रिवर्ट वगैरह निकाल कर, तो टेबल है उसके अंदर भी अगर हम डायरेक्टली देखें तो एनआरवी 700 ही बनती है। कैसे 700 बनती है? जैसे सेल प्राइस लेस रिवर्ट और लेस कॉस्ट ऑफ सेल मैंने कहीं तो 700 बनती है। से ए की बात कर रहे हैं। ए की सेल प्राइस हो गई कितनी थी? 1040। यस सर। 1040 माइनस 80 यस सर। और माइनस 260 700। अच्छा सर हमें कैसे पता लगेगा? हमने पहले रिकॉर्ड किया हुआ तो गलत किया हुआ था। अच्छा, ये इत्तेफाक से 700 है। ये इत्तेफाक से 700 बन रहा है। असल में तो ए की प्राइस नहीं, ए सस्ती, सॉरी बी और डी सस्ता था। नहीं, आप दोबारा बोलिए। ए में आप कह रहे हैं कि जो हमने एनआरवी निकाली वो डिफेक्टिव यूनिट्स की 700 निकल आई। अच्छा हाँ, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सवाल की रिक्वायरमेंट की वर्डिंग है प्रिपेयर दी एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी एडजस्टमेंट्स। एनआरवी राइट डाउन एंड पे करने वाली एडजस्टमेंट होती है, तो वो एडजस्टमेंट ही पूछ रहे हैं।
अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यू ऑलरेडी कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है, ये कैसे पता चल रहा है? अच्छा, फिर वो मजीद एडजस्टमेंट्स क्या मांग रहा है? सवाल का डाटा भी देखते हैं ना। सवाल का अगर आप डाटा देखें तो आपको एनआरवी की इंफॉर्मेशन दी हुई है और कह रहा है कि एडजस्टमेंट करें, तो किस चीज़ की एडजस्टमेंट होगी? अगर ऑलरेडी वो सब कर चुका है तो मजीद क्या एडजस्टमेंट होगी? इन्वेंट्री का सवाल है, डाटा में एनआरवी की इंफॉर्मेशन है और वो आपसे कह रहा है कि इसकी एडजस्टमेंट करें, तो सवाल के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें वो क्या एडजस्टमेंट मांग रहा होगा। एनआरवी ही एडजस्ट करानी होगी ना। अगर उसने सारा कुछ कर लिया हुआ है तो मजीद कौन सी एडजस्टमेंट है हमारी करने वाली? सिर्फ वो सी का एरर, वो तो नहीं 10 नंबर का। तो इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट से अंदाजा लगाया है कि एनआरवी की एडजस्टमेंट्स अभी उसने रिकॉर्ड नहीं की हुई हैं और हमसे वही करने को कहा था। सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन 10 नंबर में और हम क्या करते, इसलिए हमें इसको एनआरवी एडजस्टमेंट ही समझना था। जी नहीं, कॉस्ट पे ही बनता है, लेकिन एंड पे एनआरवी की एंट्री भी तो कर ही दी जाती है ना। तो वो पूछ रहा है कैसे पता वो एंट्री भी नहीं की ली, तो वो मैंने कहा है कि सवाल का डाटा से पता चल रहा है कि अगर वो भी कर ली होती तो फिर हमसे क्या चाह रहा है एग्जामिनर, तो इसलिए हमसे एनआरवी वाली एंट्री ही चाह रहा होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन 6 ऑटम 21 डन। अच्छा, अब एक सवाल में आपको बस आधा करा रहा हूँ और वो आधा फिर आपके लिए छोड़ दूंगा होमवर्क, और बस ये बहुत है इन्वेंट्री। इस चैप्टर में से आई कैप की बुक में से एक पोर्शन सिर्फ है, वो याद कर लीजिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने कल नसीहत की थी कि आई कैप की बुक से देख के बेहतर है कि आप उसको ना फिर रजिस्टर पे नोट डाउन कर लें। एक तो एक जगह पर सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा और दूसरा एक दफ़ा लिखा होगा तो थोड़ा बहुत वहीं याद हो जाएगा। आई कैप की बुक में, अच्छा, और जिन्होंने राइस की बुक खरीदी हुई थी, मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी ये चीज़ें छोटी मोटी लिखी हुई हैं, तो बेशक वो राइस की बुक से कर लें, मैं बता आई कैप की बुक से रहा करूँगा। ये है जी पेज 11 पे, आई कैप की बुक चैप्टर 1 पेज 11, एंड पे हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। को 3.50 के हैं, 2 पॉइंट जो है वो एफको के हैं जी, को आधा पेज बनता है पेज 11 के एंड पे और 12 के शुरू तक, बस ये आधा पेज के आसपास बनता है। पेज 11 के एंड पे है और 12 के शुरू तक है। फाइफो और एफको के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, 3 पॉइंट एडवांटेज हैं फाइफो के, 3 डिसएडवांटेज में लिखे हुए हैं, 2 एफको के एडवांटेज हैं, 2 एफको के डिसएडवांटेज हैं। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, और चूंकि आप इनको जो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनको अंग्रेजी भी समझ नहीं आएगी, तो मैं इनकी समरी भी बता देता हूँ कि इन्होंने क्या कहना चाहा है। मैं खुद ही पढ़ दूंगा ताकि आप, अगर किताब नहीं भी है सामने तो आप अंग्रेजी वैसे ही सुन लें। है नहीं, मेरे बोलने में ना लिखे, मैं तो तेजी से बोल के चलूंगा। आप जो बुलेट पॉइंट बोलूंगा ना, जो उनकी मैं समरी बताऊंगा, वो आप 2-3 वर्ड में उर्दू लिख लेना, ताकि जब आप इसकी अंग्रेजी पढ़ें तो आप उसको रिलेट कर सकें। या अगर ऐसे नहीं करना तो चलें ऐसे कर लेते हैं कि आप एक बार इसको रजिस्टर से लिख लीजिएगा, जब अंग्रेजी सामने आ जाएगी फिर नहीं, लिखवा नहीं दें, ये आप डाउनलोड करके देखें, लिखें रजिस्टर पे, फिर जब आप लिख लेंगे तो फिर मैं उसके आपको कल परसों बता दूं। ऐसे कर लेते हैं। चैप्टर 1 में से बस ये इतना ही थ्योरेटिकल काफी था। अब एक सवाल करा रहा हूं और आधा, और उसको फिर पूरा आप खुद कर रहे होंगे। सवाल है जी ऑटम 2012, क्वेश्चन नंबर 4, और ये मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन की तकरीबन सारी पास पेपर प्रैक्टिस करा दी आपको। शायद कोई एक आधा सस्ता सा सवाल रह गया हो तो रह गया हो, वरना मैंने आपको पास पेपर के सारे सवाल डिस्कस कर दिए। और हर चैप्टर में मेरी स्ट्रेटेजी ही यही है कि मैं खुद से बना के सवाल, जैसे इस चैप्टर में एक आधा सवाल तो मैंने खुद भी बनाया था, और इस चैप्टर में मैंने इंट्रो के पास पेपर के सवाल भी प्रैक्टिस करा दिए। वरना ऑनवर्ड जितने चैप्टर है ना, मैंने उनमें आपको पास पेपर्स की प्रैक्टिस करानी है, उससे पहले खुद के छोटे छोटे बनाए हुए सवाल होंगे। मेरे हिसाब से यही काफी है। अभी आपके अभी के जज्बात हैं, नहीं सर तसल्ली नहीं हुई, को 20 सवाल और होने चाहिए, ये शुरू के जज्बात हैं। जैसे ही आपका कोर्स सारे पेपर्स का आगे बढ़ेगा ना, तो फिर आपसे ये 20 सवाल नहीं होने। जितने मैंने क्लास में कराए होंगे, जितने मैंने पास पेपर के सवाल क्लास पर होमवर्क कराए होंगे, ये भी नहीं पूरे हुआ करेंगे कल को आपसे। तो इसलिए आप अभी से ही अपने जज्बात कंट्रोल में रखें, क्योंकि मुझे एक बच्चे ने कहा था सर और सवाल बताएं, इनमें तसल्ली नहीं हुई, और बताएं, और प्रैक्टिस करनी है। अच्छी बात है, लेकिन टाइम नहीं है बेटे, पूरा है घर। आप ही की बात कर रहा हूँ, क्लास में तो मैं कराने नहीं लगा, मैं आपके घर ही की बात कर रहा हूँ। अरे रफ पे क्या 24 में से 25 घंटे निकालोगे, क्या करोगे? मैं तो टाइम की बात कर रहा हूँ कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा। मैंने आपको जितने सवाल खुद बना के कराए या कराए होंगे, और जो पास पेपर्स के सवाल क्लास वर्क होमवर्क दिए होंगे, वही इनफ होंगे।
हाँ, अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो नया सवाल करने से बेहतर मैं कहूंगा कि आप उसी को दोबारा करें, क्योंकि मैंने भी जब ये पढ़ाना आपको जहाँ पढ़ाने के काबिल हुआ हूँ, कितनी पता नहीं, हाँ 2022-16 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था कॉस्ट अकाउंटिंग, तो उसी सवाल को बार बार देख देख के, हर बार तो नहीं लेकिन एट टाइम्स मुझे फिर कोई ना कोई नया एंगल मिला है। और ये जो मैंने कल रिटर्न्स वाली बात की थी ना, कि कल परसों कि रिटर्न के ऊपर वो रेट लग रहा है जो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन का था, क्यों? क्योंकि ये उसी की रिवर्सल है। ये बात इस दफा मेरा जुमला मेरे मुंह से निकला, रिवर्सल वाला, ये मुझे अब क्लिक किया है कि ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि रिवर्सल है। तो बताने का मकसद ये है कि मुझे भी एक नया एंगल मिल गया, इतनी बार कराते 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 एक नया एंगल मिल गया। तो आप उन्हीं किए हुए सवालों को दोबारा दोबारा करेंगे ना, तो उससे आपकी लर्निंग बढ़ती है। तो ये जो पास पेपर्स की प्रैक्टिस है हमने 100% कर ली, अब उसके अलावा और क्या प्रैक्टिस करेंगे? वो जो भी करेंगे वो ज्यादा आसान वाले होंगे। जैसे शुरू में मैंने कार्ड बनवाया, चलो उसी तरह के आप 10 सवाल और बना लेते हैं, 10 सवाल आपको और दे दिए, आसान आसान वाले ही होंगे ना। मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि आप सीखते सीखते, जैसे मैं इसकी मिसाल ऐसे बताता हूँ कि बचपन में शायद ट्राई किया भी हो काफ़ी लोगों ने, जिनके घर में सीढ़ियाँ होती हैं, कि अम्मा पापा मना भी करते होंगे कि हरकतें ना करो, लेकिन फिर भी आपने 2-2, 3-3 सीढ़ियाँ एक कदम में चढ़ी हैं, है ना। अच्छा, उससे शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन चूंकि उन्हीं की प्रैक्टिस की तो आपका लेवल भी उसके हिसाब से ही बढ़ गया। अगर आप बिल्कुल छोटे छोटे आसान आसान सवालों के ऊपर ही कहें नहीं पहले मैं 20 सवाल ऐसे करूंगा फिर मैं आगे बढ़ने के काबिल हूंगा, तो ये कोर्स हमारा 3 महीने का है, 1 साल का नहीं है। आप नेचुरली इतनी जल्दी बड़े हो ही नहीं पाएंगे, जबकि आगे चल के आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग में एकदम से आपको बहुत बड़ा हो जाना पड़ेगा, बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल के सवाल भी होंगे। तो अगर आपने पहले ही अपनी प्रैक्टिस रखी होगी, नहीं छोटे छोटे कदम लेके बिल्कुल एक ही चीज के, बिल्कुल एक ही तरह के मैं वैल्यूज बदल बदल के 10 सवाल करना चाहता हूं, फिर आगे मुश्किल हो जाएगी आपको। तो इसीलिए मैं शुरू से ही स्ट्रेटेजी चला रहा हूं कि सिखाया समझाया, फौरन दुश्मन से मुकाबला शुरू, एग्जाम क्वेश्चंस उन्हीं से सिखा रहा हूं और सिखा रहा हूं। तो इस स्ट्रेटेजी से आप जल्दी 3-3.5 महीने में कोर्स करने के काबिल हो जाएंगे। वरना अगर आप एक ही टॉपिक के चाहेंगे कि नहीं सर बेसिक क्वेश्चन भी करने हैं, तो मैं आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूं, आपसे नहीं होंगे वो सवाल। शुरू के जज्बे होंगे, उसके बाद आपसे नहीं हैंडल होने। और चूंकि आपने शुरू से तजुर्बा ये रखा होगा शुरू से 1 महीने का कि पहले बिल्कुल बेसिक से 5 सवाल 10 सवाल करेंगे, फिर मैं एग्जाम क्वेश्चन करने के काबिल हूंगा, तो अगले महीनों में आपको टाइम ही नहीं मिलना, डायरेक्टली एग्जाम क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा और आपने अपने आप को तैयार ही नहीं किया होगा इस काम के लिए। तो इसी वजह से ये आप लिए की भलाई के लिए स्ट्रेटेजी बनाई होती है। तो आप जितने सवाल आपको करा रहा हूं खुद क्लास में बना के, क्लास वर्क, होमवर्क, पास पेपर मिला के, वो काफी हैं। उन्हीं पे तसल्ली रखिए, उन्हीं को बार बार रिवाइज कर लीजिए। हैं ओके? क्वेश्चन नंबर 4 ऑटम 12 पढ़ लीजिए। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट करके दे रहा हूं, दूसरा फिर आपने खुद ही करना है। सवाल पढ़ने को कहा है भाई, पूरे पेज का सवाल पढ़ लिया। ऑटम 2012, ऑटम मतलब सितंबर 2012, क्वेश्चन नंबर 4 मेहनती लिमिटेड।
चलें जैसा भी टूटा फूटा पढ़ लिया। पहले पैराग्राफ में एक प्रोडक्ट वी का जिक्र है और फिर ये कहा है कि वी बनाने के लिए हम दो केमिकल्स यूज करते हैं, बी और जी। परपेचुअल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड है। ये पहले पैराग्राफ की समरी बताई है मैंने, ठीक है जी, बी और जी है, ओके। बाकी डाटा बाद में। रिक्वायरमेंट नंबर ए, रिकंसाइल द फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंसेस, यानी फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंसेस, फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंस, फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंस जो फिजिकल काउंट से गिना होगा, विद द बैलेंसेस एज पर बुक, जो हमारे रिकॉर्ड में है। रिकंसाइल का मतलब ये होता है कि जो हमने परपेचुअल सिस्टम के मुताबिक रिकॉर्ड बनाया हुआ है उसमें जो हमारे टेबल से एंड पे बैलेंस बच रहा है, फिजिकली कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। अगर दोनों में फर्क है तो कोई वजह होगी। रिकंसाइल करने का मतलब है कि आप वो वजह ढूंढें और उनको एडजस्ट करना जो भी है, और वजह ढूंढ के बताएं कि वो वजह क्या है। रिकंसाइल का मतलब ये होता है कि वो दो चीज़ें जो बराबर होनी चाहिए थी। आप में से जिन्होंने इंट्रो पढ़ी हुई है, जिन लोगों ने, बैंक रिकंसिलिएशन एक टॉपिक है, उसमें एक होती है हमारी बुक्स, एक होती है बैंक की बुक्स। हमारी बुक्स में बैंक का कितना बैलेंस शो हो रहा है और बैंक की बुक्स में हमारा कितना बैलेंस शो हो रहा है, ये बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो उनकी वजह लिखनी होती है, और उसका तरीका होता है कि एक फिगर से स्टार्ट करें, जो डिफरेंसेस हैं उनको प्लस माइनस करें, उस प्लस माइनस का एंड आंसर अगर दूसरे के बराबर आ गया, सारे लोग इंट्रो पढ़े हुए नहीं हैं इसलिए मैं बीआरएस की मिसाल ही बदल देता हूं। अगर हमारा रिकॉर्ड के सवाल की बात कर रहा हूं, हमारा रिकॉर्ड शो कर रहा है कि हमारे पास 600 लीटर पड़े हुए हैं, जबकि फिजिकली 730 पड़े हुए हैं, तो इनमें फर्क क्यों है? रिकंसिलिएशन का मतलब यह है कि वो फर्क ढूंढें। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि सारे फर्क ढूंढ लिए? उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाएगी जिसको रिकंसिलिएशन कहते हैं। अच्छा, ये सवाल में अब आप कहें जी ये तो हमने कभी सीखा नहीं, ये असल में ना एक बस वैसी सवाल क्रिएट किया हुआ था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई मेथड सिखाए होते तो आप ये काम कर सकते। जिस तरह फाइफो है, एक मेथड है, सिखाया था। एनआरवी की कैलकुलेशन एक काम है करने वाला, वो सिखाया था, फिर एग्जाम क्वेश्चंस पे गया था। ये जो सवाल है ये वन ऑफ इट्स काइंड है, एक सिचुएशन बना दी गई है, उसको हल करना है, वो समझा रहा हूं। जितना रिकॉर्ड के मुताबिक स्टॉक होना चाहिए, जितना फिजिकली पड़ा है, ये बराबर होने चाहिए ना। फर्क है तो रिकंसिलिएशन का मतलब यह है कि किसी एक से शुरू कर लें, मैं फिजिकल से शुरू कर लेता हूं, और जो जो सवाल पढ़ के रीजंस ऑफ डिफरेंस पता चल रहे हैं उनको यहां प्लस या माइनस करते जाएं। अगर इस वर्किंग का आंसर 600 आ गया तो साबित हो गया कि बस यही डिफरेंसेस थे। कैसे साबित हो गया? एक से शुरू किया, जो जो हमें डिफरेंसेस के रीजन लग रहे हैं उनको प्लस माइनस किया। प्लस किसको करना, माइनस किसको करना, यही तो समझने वाली बात है। अगर आंसर वही आ गया जो ये था तो क्या साबित हो गया कि बस यही डिफरेंसेस थे और अब कुछ नहीं रह गया है, अभी और कोई सवालिया निशान नहीं रह गया, बस यही डिफरेंस है। हमने डिफरेंसेस निकाल के ढूंढ के दे दिए, दो भाई ये मसला था सिर्फ। इसको कहते हैं कि रिकंसाइल हो गए दोनों बैलेंसेस। ये मतलब है रिक्वायरमेंट ए का, कि रिकॉर्ड्स के बैलेंस को और फिजिकल इन्वेंट्री के बैलेंस को आपस में रिकंसाइल कर दें। हाँ जी, जो रिक्वायरमेंट बी है इसकी, इसमें वो गैर अखलाकी इन्होंने काम किया, वर्ड कॉस्ट लिख दिया है, लेकिन असल में इसके एग्जामिनर के सोल्यूशन देख के पता चला कि वो वैल्यू ही निकाल के दे रहा है, वो वैल्यू निकाल रहा है, वैल्यू। तो उसको वैल्यू कहना चाहिए था, या ये कह देना चाहिए था कि अमाउंट क्या है। तो ये एक नामुनासिब बात थी कि वर्ड कॉस्ट लिख दिया, कैलकुलेशन वो वैल्यू की करवा रहा है। तो इसलिए आप इस सवाल में कॉस्ट की जगह अमाउंट कह दें, वैल्यू। तो पार्ट ए मैं बता रहा हूँ, पार्ट बी तो मुद्दतें हो गई यार सवाल काम करते करते। पार्ट बी आपने करना है कि परपेचुअल सिस्टम है, वेटेड एवरेज मेथड है, और एनआरवी और कॉस्ट को कंपेयर करना है, और कुछ नॉर्मल हैं, कुछ डैमेज हैं। तो ये काम पार्ट बी आपने करना है, पार्ट ए मैं समझा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1। अच्छा, ये जो ऊपर अगर पढ़ के गुजरे हैं तो ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है उसका लास्ट सेंटेंस, परचेज एंड इशू ऑफ बी एंड जी फॉर मे, और इस टेबल में डेट्स देख लें तो सारी मे की हैं। तो रिक्वायरमेंट ए में वो कब की इन्वेंट्री को रिकंसाइल करने की बात कर रहा होगा? मे की, 31 के फर्स्ट, 31 की। भाई 31 सारा रिकॉर्ड पूरे मई के महीने का है, तो मई का रिकॉर्ड दे के तो वो मई के एंड की इन्वेंट्री टैली करने को कह रहा होगा ना, मार्च की थोड़ी टैली करने को कह रहा होगा, या अप्रैल की थोड़ी कह रहा होगा। तो इसका मतलब है हमने 31 मई की इन्वेंट्री को रिकंसाइल करना है। ओके, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्यों दिया हुआ है फिर? वो तो फर्स्ट मई का दिया हुआ, ओपनिंग इन्वेंट्री। पार्ट बी के लिए
पार्ट बी इन्वेंट्री कार्ड नहीं बनाना क्या, ये उसके लिए दिया हुआ। इन्वेंट्री कार्ड के लिए ओपनिंग बैलेंस चाहिए ना, तो पॉइंट 1 वो ओपनिंग उस इन्वेंट्री कार्ड के लिए दिया हुआ। चलें आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, फिजिकल बैलेंसेस बता दिए बी और जी के, 535 हैं एक के और एक के 140 हैं। बस यहां से करते हैं हम सवाल स्टार्ट। एक है केमिकल बी और एक है केमिकल जी। अच्छा, उसने रिकंसाइल करने को कहा है, तो हमने ये क्वांटिटीज इनकी रिकंसाइल करनी है कि अमाउंट्स? कैसे पता? क्योंकि आपको डेटा ही क्वांटिटीज का गिवन है। पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया हुआ? पॉइंट 2 क्वांटिटीज ही है ना, दी ही क्वांटिटीज हैं, तो हमने लीटर्स को रिकंसाइल करना है कि फिजिकली कितने पड़े हुए हैं और रिकॉर्ड में कितने होने चाहिए। तो हम लोगों ने रिकंसिलेशन लीटर्स में बनानी। फिजिकली बी कितना पड़ा हुआ है? 535 140। अच्छा, अब इसमें एक स्टूडेंट का सवाल ये होना चाहिए कि सर आप तो ये सवाल कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलता है ये सवाल ऐसे करना है? नहीं पता चलता, नहीं चलता। और नहीं बल्कि नहीं चल जाता उस दौर में, क्योंकि उस दौर में 2012 में पहले स्टूडेंट ने FAR 1 पढ़ी होती थी, क्योंकि ये जो कॉस्ट है ना, ये मॉड्यूल, तब मॉड्यूल सिस्टम होते थे, तो कॉस्ट आखिरी मॉड्यूल में था, और वो आखिरी मॉड्यूल बच्चा कर ही तब सकता था जब मॉड्यूल ABC पास करके आता था तो D में आता था। और जो उस वक्त FAR 1 थी उसमें इन्वेंट्री का चैप्टर था, और उसमें इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन होते थे कि इन्वेंट्री के बैलेंसेस में कुछ फर्क आ रहा है, फिजिकल कुछ और कह रहा है, रिकॉर्ड कुछ और कह रहे हैं, तो उनको रिकंसाइल करें, ये हुआ करता था। तो चूंकि बच्चे ने इस तरह के सवाल पढ़े होते थे, इसलिए उसी स्टाइल का एक सवाल बना दिया था। आपने ये सवाल नहीं पढ़े हुए, इसलिए आपके लिए एक नई चीज़ है। तो ये आप इस सवाल को इस सवाल के हिसाब से ही बस समझ रहे हैं, यानी आप बस ये समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। आपके लिए इससे पहले कोई तरीका सीखा हुआ नहीं, आपके लिए वो था ही नहीं तरीका, तो आपके लिए वन ऑफ इट्स काइंड सवाल है। लेकिन ये जो मैंने यहां बात समझाई है कि हम रिकंसाइल क्यों कर रहे हैं, क्या करना है, ये बात तो समझ आई कि नहीं? पॉइंट नंबर 2 में फिजिकल बैलेंसेस दिए हुए थे, लिख लिए। पॉइंट नंबर 2 की अंग्रेजी 535 लीटर और 140 लीटर बी और जी के हैं रिस्पेक्टिवली, का यही मतलब है रिस्पेक्टिवली। स्टॉक चेक यानी स्टॉक गिनना वॉज कंडक्टेड ऑन 1 जून एंड 31 मई फॉर बी एंड जी रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो बी का स्टॉक गिना था, ये किस दिन गिना था? बी का 1 जून को, और 31 मई को गिना था जी का। कब का होना चाहिए था ये सारा सवाल? 31 मई का। तो ये जो बी का 1 जून को गिना हुआ है, इसमें कुछ गड़बड़ है, चलो आगे कोई ना कोई हल मिल जाएगा। लेकिन 1 जून और 31 मई में कुछ साल 2 साल का गैप नहीं है, एक शाम का ही गैप है, बस एक शाम का ही गैप है, 31 मई 1 जून। तो इसलिए हम इसे काम चला रहे हैं अभी, लेकिन आगे कुछ ना कुछ इसका हिसाब किताब मिल जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 में हमें अपने सवाल का स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, फिजिकल बैलेंसेस। पॉइंट 3, ड्यू टू कंटेमिनेशन, यानी केमिकल खराब हो गया था, कंटेमिनेट हो गया था, 95 लीटर्स ऑफ बी के 95 लीटर्स एंड 105 लीटर ऑफ जी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक चेक। यानी ये जो फिजिकल गिनती की हुई है, इनमें से हमने ये खराब वालों को साइड पे कर दिया, इनको नहीं गिना। अच्छा, खराब है तो क्या है तो हमारे ही ना, क्या इससे पहले सवालों में हम नॉर्मल और डिफेक्टिव को अपना स्टॉक नहीं मानते थे? स्टॉक ही था, तो है तो वो हमारा ही स्टॉक, लेकिन इनको गिनते हुए वर एक्सक्लूडेड, तो इंक्लूड कर लेते। बी के कितने और जी के? हमने अपनी कैलकुलेशन शुरू की है फिजिकल बैलेंस से, और जो भी इसमें मसले होंगे वो हम प्लस माइनस करेंगे। अगर इसका आंसर टैली कर गया किससे? रिकॉर्ड वाले से। अच्छा, वो रिकॉर्ड वाला भी नहीं है, वो आपने पार्ट बी में निकालना होगा, यानी पार्ट बी भी किया होगा ना, फिर पार्ट ए साथ टैली हो जाएगा। तो वो जो पार्ट बी में रिकॉर्ड वाला कैलकुलेट किया होगा, हमने यहां प्लस माइनस करके अगर वहां तक पहुंच गए तो इसका मतलब हो गया रिकंसाइल। ये ऐड क्यों किया? क्योंकि गिनने वाले ने इनको निकाल दिया था, भी हैं तो हमारे ही,
तो उनको वापस हमने शामिल कर दिया गिनने में। और इसी पॉइंट का दूसरा सेंटेंस किस लिए लिखा है? एनआरवी, ये पार्ट बी के लिए लिखा है। पॉइंट नंबर 4, ये सबसे तगड़ा पॉइंट है, इसको मैं बाद में बताता हूं, पहले बाकी हल्के कर लूं ताकि बोझ हल्का हो जाए। पॉइंट नंबर 5 बता रहा हूं पहले। पॉइंट 5, 150 लीटर्स ऑफ केमिकल बी वॉज हेल्ड बाय एमएल। एमएल कौन है? हम एमएल हैं। ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर। कस्टमर के हैं, हमारे नहीं हैं। कस्टमर के बिहाफ पे हमारे पास स्टोर में कुछ लीटर्स बी के पड़े हुए थे, यहीं तक रोकते हैं इसको। तो क्या हुआ होगा? तो गिने गए होंगे, क्योंकि फिजिकली हमारे पास पड़े हुए थे, लेकिन वो हमने अमानत के तौर पे रखे हुए, क्योंकि ऑन कस्टमर्स बिहाफ का मतलब है वो कस्टमर के। फिजिकली पड़े हुए थे तो गिन लिए गए होंगे, क्या हमारे हैं? तो क्या करें? माइनस कर दें। कितने हैं? Whereas 100 liters of chemical G was held by one of the suppliers on ML's behalf. अब ये उलट है हमारे, हम ML हैं, on ML's behalf बड़े सप्लायर के पास हुए हैं, तो हैं हमारे लेकिन फिजिकली हमारे पास नहीं है, तो इसमें फिर नहीं गिने गए होंगे, लेकिन हैं हमारे, तो ऐड कर देते हैं। पॉइंट 1 तो खैर बी के लिए है। 2, 3 और 5 डन। पॉइंट 2, पॉइंट 3 और 5 डन। पॉइंट 6, बी के 100 लीटर्स और जी के 200 लीटर्स, और चूंकि इनकी डेट्स वर्क हैं इसलिए मैं सेंटेंस को तोड़ के बता रहा हूं। मैं अभी बी बता रहा हूं, सिर्फ बी, जी इग्नोर करने लगा हूं मैं। पॉइंट नंबर 6, 100 लीटर्स ऑफ बी वर रिटर्न्ड फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन 31 मई। मैंने बी पढ़ा है सिर्फ। 100 लीटर्स ऑफ बी वर रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन 31 मई, यानी 31 मई वाले दिन स्टोर में प्रोडक्शन से मटेरियल वापस आ गया था। तो वेलकम, आ गया था। गिना किस दिन था हमने? बी किस दिन गिना है? बी किस दिन गिना है? 1 जून को। तो गिन लिया होगा कि नहीं गिन लिया होगा? बस गिन लिया होगा। तो गिन लिया तो गिन लिया, नहीं माइनस क्यों कर दें? दोबारा 31 मई को ही स्टोर में वापस आ गया था, तो 31 मई का ही है ना, ये नहीं। 31 मई वाले दिन बी के कुछ यूनिट्स स्टोर में वापस आ चुके थे, तो क्या वो मई में नहीं गिने जाने चाहिए थे? गिने जाने चाहिए थे, और चूंकि वापस आ चुके थे और अगली सुबह गिनती की थी तो गिने गए होंगे, तो गिने गए होंगे और गिने जाने भी चाहिए थे। तो बस ठीक है, कुछ भी नहीं करना है जी। नहीं, मैं रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहे। मैंने फिजिकल काउंट से शुरू किया है। मैंने कहा कि जो फिजिकली गिनती की है, ये किस दिन की है गिनती? 1 जून। 100 लीटर, 100 200 किधर गए? 100 बी के 100 लीटर्स 31 मई वाले दिन ही प्रोडक्शन से स्टोर में वापस आ गए थे, तो क्या वो 31 मई के दिन स्टॉक में मौजूद होंगे? उनको 31 मई वाले दिन का स्टॉक मानना चाहिए। अगली सुबह जब गिनती की तो वो नहीं गिने गए होंगे, रातों रात थोड़ी घूमने निकल गए होंगे। वो 31 मई को अगर वापस आ गए थे तो 1 जून को वो गिने गए कि नहीं? तो गलत किया गिन के? नहीं, तो बस ठीक है। ये गिनी हुई फिगर 1 जून की है, इसका भी कोई ना कोई हल करते हैं। हमें यहाँ किस दिन की गिनती लिखनी चाहिए थी? 31 मई की ना, नहीं है, 1 जून की है, उसका भी कोई हल निकालते हैं। लेकिन चलो फर्ज करो ये 31 मई की गिनती है, फर्ज करते हैं। तो जो 31 मई वाले दिन स्टॉक में यूनिट्स वापस आए थे तो नहीं गिने गए होंगे? गिने गए होंगे ना, तो बस गिने गए होंगे। जी, अब मैं पॉइंट 6 जी के लिए पढ़ रहा हूं। 200 लीटर्स ऑफ जी वर रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन 1 जून। ये किस दिन की है? 31 मई, और हमें 31 मई ही की चीजें देखनी है। अब 1 जून को कोई वापस आ रहे हैं तो आ रहे हैं, होते रहे, वो तो अगले महीने की चीज है, तो इसलिए उसका भी कुछ नहीं करना।
ये दोनों पॉइंट दोबारा सुने। पहले जी बताता हूं, जी की हम ये सारी कैलकुलेशन किस डेट को सामने रख के कर रहे हैं, 31 मई। ये 140 गिना भी किस दिन था, पॉइंट नंबर 2 में कहा हुआ है 31 मई को। तो 31 मई को गिना था, 31 मई ही का स्टॉक हम टैली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको ये बता देता सवाल में कि जून में ये हुआ है, तो होता रहे भाई, हम तो मई की बात कर रहे हैं। तो अगर जून में कुछ चीजें स्टॉक में वापस आई हैं तो आती रहे, हम तो मई की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस 1 जून वाली रिटर्न का कुछ भी नहीं करना। ये अगले महीने की चीज होगी ना, वो जाग रहे हैं कि नहीं? केमिकल जी 1 जून को जो स्टोर में चीजें आई हैं वो तो 1 जून की कहानी है, हम तो बस 31 मई की बात कर रहे हैं। तो उनका कुछ भी नहीं करना, वो जून जब आएगा तो देखेंगे। तो पॉइंट 6 का कुछ नहीं करना। पॉइंट 7 240 लीटर्स केमिकल बी के 12 मई को खरीदे थे, पहले बी पढ़ रहा हूं मैं, और वो इनएडवर्टेंटली यानी गलती से रिकॉर्ड कर लिए 420। तो ये गलती किस चीज की है, लिखने की कि गिनने की? लिखने की। तो ये हमने कहां से शुरू किया है, फिजिकल। तो अब जब हम पार्ट बी में सही इन्वेंट्री कार्ड बना ही लेंगे, सही इन्वेंट्री कार्ड, तो उसका जो सही बैलेंस आ ही जाएगा, वो टैली करना है ना इससे। तो वो जो लिखने में कोई गलती हमसे हो गई है उसको मैं यहां क्या करूं, कुछ भी नहीं। तो पॉइंट नंबर 7 रिकॉर्ड करने की गलती है, उसको भी यहां कुछ नहीं करना। ओके अच्छा, अब इसका पॉइंट 4 बड़ा मजेदार है, लेकिन वो अभी टाइम नहीं है बचा आपको पढ़ाने का। पॉइंट 4 छोड़ दिया, उसका ताल्लुक इससे है। आप सिर्फ इसका पार्ट बी सॉल्व कर लाइए, और ये जो पेज आपको बांटा है, ये पेज, और वो जो ऑनलाइन वाले हैं मैंने रखा हुआ है क्वेश्चन 4 ऑटम 12 लेक्चर 16 का नाम रख के आपके कोर्स में रखा हुआ है। ये पार्ट बी करके आइएगा, इसका सोल्यूशन आप आपने टैली कर सकते हैं। पॉइंट 4 रह गया बस, ये पॉइंट 4 समझाना है बस। वो फिर मैं अगली क्लास में समझा के तो अगला चैप्टर शुरू करता हूं। और ऐसी जबरदस्त बरकत वाली क्लास है आपकी कि आज फिर मैं बात नहीं कर सका है। यही जो भी कर रहे थे, इसी का पार्ट भी यार। और जो दूसरा पेज बांटा है, ये मंडे को बताऊंगा क्या करना है इसका। ठीक है, अल्लाह हाफिज।